वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के इन्वायरमेंट के एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। इसमें हम स्टैटिक भी करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने लेक्चर 5 तक आपको करवा दिया है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमने जनवरी टू अगस्त का एक पूरा सीरीज चलाया था करंट अफेयर्स को, उसको भी कंप्लीट करा दिया। उसके साथ साथ हम सितंबर को भी करा दिए 5 पार्ट में, जिसमें आपको वेरियस एग्जाम्स का, जैसे यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम से बीपीएससी का मिलता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो साइंस वगैरह 20 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में सीडीएस में। हमने सीएसई को भी कवर किया काफ़ी हद तक, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, सीएफईएफ को भी कवर कर रहे हैं हम अपने करंट अफेयर्स के सीरीज में। तो आपको इतना कुछ मिल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमने साइंस एंड टेक में 10 से 12 लेक्चर करवा दिया, जिसमें हमने शुरुआत में सिर्फ बेसिक कराया है। जैसे आप हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक को देखोगे तो आपको लेक्चर 1 और 2 में आपको बिल्कुल एकदम जो भी है ना बेसिक वाला चीज़, बायोम क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, उसके बाद आपको जो भी स्पेसीज रिचनेस क्या होता है, स्पेसीज इवेननेस क्या होता है, उसके साथ साथ कोरल रीफ्स कैसे बनता है, ये सब हमने बताया है, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हमने स्पेसीज क्या क्या न्यूज में है, मैमल्स क्या क्या न्यूज में है, उन सब के बारे में बताया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ है, बॉटनिकल का कहाँ है, सब के बारे में आपको बताया है। तो हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। हमारे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम में जाके देखोगे एक से एक पीडीएफ जो हमने अपलोड किया है, उसके साथ साथ वीडियो भी यूट्यूब पे दिया, उसका पीडीएफ दिया है। आप एक भी पीडीएफ को आप ये नहीं बता सकते हो कि यूजलेस है, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। यहाँ पे हमारे IS 365 में 186 मेंबर अभी जुड़ चुके हैं, टोटल अभी 190 के आसपास हो गया है। ठीक है, आप देखो जनवरी टू अगस्त साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का पूरा एक पीडीएफ में हमने 350 पेज का डाल दिया है, जो कि पूरा का पूरा द हिंदू हो गया, हमारा सोर्स क्या हम बता रहे हैं, ठीक है, हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गया। हम अपने टेलीग्राम में बताए भी हैं कि क्वेश्चंस कैसे द हिंदू से डायरेक्ट हेडिंग से पूछ लिया जाता है, ये सब हमने दिखा दिया है। ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम को नोट्स के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। केरला जो है ना, केरला डिक्लेयर कर दिया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर टू द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, आपको ऑप्शन दे देगा। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है ना 2017 से 2035 तक के लिए चलाया गया फॉर HAC मतलब हो गया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान 2021 से 2026 तक के लिए चलाया गया। तो आप देखो कैसे हॉलिस्टिक वे में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर हमने आपको बताया कि केरला जो आपका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट केरला में हुआ, उसके लिए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर बताया, तो हमने उसके साथ साथ ये भी बताया है कि क्या क्या एक्शन प्लान लिया गया है। तो ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। अब देखो इंडिया में 2 स्पेसीज वुल्फ फाउंड हो गया है, इंडिया में 2 स्पेसीज है वुल्फ के, वो क्या क्या है, एक का नाम है आपका ग्रे, और उसको हम लोग इंडियन वुल्फ भी बोलते हैं, दूसरे का हिमालयन वुल्फ है जिसको हम लोग तिबेतियन वुल्फ भी बोलते हैं। इनका अगर आप देखोगे जो भी साइंटिफिक नेम है, इनका कैनिस क्यूपस फिलीपींस है, और इसका कैनिक्स ल्यूपस कैनको है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो हैबिटेट है, देखो ये क्या इंडियन वुल्फ है, तो ये हिमालयन है, तो हिमालयन मतलब हिमालयन स्टेट में ही रहेंगे। तो हिमालयन स्टेट कहाँ कहाँ होगा, जैसे भी वेस्टलैंड ऑफ द अपर ट्रांस हिमालय हो गया रेंज, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम हो गया, जो भी हिमालयन प्लेसेज है ना वहीं पे रहेंगे। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, सो डैट कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। वैसे रट रहे हो, रटने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, इंडियन वुल्फ है मतलब इंडिया में हर बहुत सारी जगह रह सकता है। तो ये थॉर्न फॉरेस्ट में रहेगा, स्क्रब लैंड में रहेगा, एडिड और सेमी एडिड ग्रास लैंड में रहेगा। ये बात समझ के रखना। ठीक है, ये शेड्यूल 1 में है, ये भी शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 का मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। IUCN के लीस्ट कंसर्न में ये है, और ये वल्नरेबल में है, मतलब ये कम टेंशन वाला चीज़ है, ये कम खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट देखो, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म AQMX जो है वो क्लाइमेट
एंड क्लीन एयर कोलिशन जो है ना लॉन्च किया इस चीज़ को इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काइज। जब 7 सितंबर को क्लीन एयर ब्लू स्काइज मनाया जा रहा था तो CAC जो है ना क्लाइमेट एक्शन क्लियर एयर कोलिशन इन्होंने ये लॉन्च किया, क्या, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये लेड बाय यूएनएपी के अंदर में है। ठीक है, CAC लॉन्च कब हुआ, 2012 में, और इस इंडिया कब ज्वाइन किया है, इंडिया ज्वाइन किया है 2012 में। आई गेस ये 2009 के आसपास स्टार्ट हुआ, लेकिन कब इंडिया ज्वाइन किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट, शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है जो आसमान में कम देर तक रहता है, जो आसमान में कम देर तक रहता है वो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो कौन कौन सा है, तो CH4 मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, उसके बाद HFC हो गया, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, उसके बाद ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया। तो ये सब आसमान में कम देर तक रहता है, ये बात आप बिल्कुल याद कर लो, कार्बन मीथेन वगैरह कम देर के लिए रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो है ना 24 आवर के लिए 15 से कम होना चाहिए उनका पर मीटर क्यूब का μmg। ठीक है, उसके बाद 2.5 का जो एनुअल है ना वो 5 से कम रहना चाहिए। ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, प्रीवियसली ऐसे UPSC ने भी पूछ चुका है, तो BPSC जा रहा तो आपसे पूछ सकता है कि PM 2.5 जो है ना 24 घंटा के लिए कितने से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम 15 होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए, और एनुअली मतलब साल भर में 5 से कम होना चाहिए। बिल्कुल पूछेगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ही न्यूज में आया था कि हाजीपुर जो है ना वर्ष हो गया है आपको क्लाइमेट को लेके। ठीक है, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गया हाजीपुर को क्लाइमेट के लेके, तो ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका लोकल जल समिति अंडर जल जीवन मिशन। इन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट 50% लोकल विलेज वुमेन को इसमें पार्टिसिपेशन कराएंगे, किसमें, जल जीवन मिशन में। ठीक है, अब देखो बिहार का सबको पता है जल जीवन हरियाली बिहार से रिलेटेड है। क्या किसी को पता है कि हरियाणा में भी जल ही जीवन है? तो ये स्कीम हरियाणा का है, तो आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है ना। तेलंगाना का क्या है, मिशन कटकैया है, और नीरू चीटू का आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब जल जीवन मिशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो बिहार के साथ साथ अदर स्टेट में भी है, उसका नाम अलग है, तो आपसे पूछ सकता है। अब देखो कुछ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम इंडिया में, जैसे आप देखो ना जोहार, ये बिल्कुल NCERT मेंशन है, राजस्थान में। तो पार और जोहार राजस्थान में से पूछ सकता है आपसे। पट जो है मध्य प्रदेश में, और कटास और बंदास जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। ठीक है, डोंग्स असम में, ये भी न्यूज में था, डोंग्स जो है असम में है, ये याद रखना। ठीक है, ईडी जैसा नाम जो है ना ईडी हो गया। ठीक है, ये सब नाम जो है ना तमिलनाडु से, नेक्स्ट वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ईडी जो है ईडी और अनसु तमिलनाडु का, जैबो नागालैंड का। तो इसमें से आपको ऑप्शन दे देगा, मैच द फॉलोइंग कह सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ खत्री और खुल हिमाचल प्रदेश का, और जल मंदिर गुजरात का। तो इसको थोड़ा मेनोमिक्स बनाओ, दिमाग में प्रेशर डालो और याद कर लो। नेक्स्ट है मिशन मौसम, मल्टी फेस इनिशिएटिव ट्रेमेंडस बूस्ट इंडियाज वेदर क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च सर्विसेज। तो मिशन मौसम किसके साथ, किससे रिलेटेड है, तो वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मल्टी फेस वेदर ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्शन है, मतलब कैसे वेदर को, देखो आपको ऑप्शन दे देगा क्लाइमेट, लेकिन आप ध्यान रखना ये वेदर से रिलेटेड है। वेदर को कैसे हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब वेदर के बारे में पता कैसे कर सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, और इसके अंदर क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर ओपन किया गया है। तो आपको पूछ सकता है किस मिशन में या किस स्कीम में क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर डाला गया है, और ऑप्शन में एक वन ऑफ द ऑप्शन दे देगा मिशन मौसम, उसके साथ साथ और भी ऑप्शन दे देगा। तो आप इसके लिए तैयार हो। अगर आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देखोगे तो आपको इनसैट 3D 2013 में स्टार्ट हुआ था, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इनसैट 3DR 2016 में आया था, और इनसैट 3D सॉरी फॉर दैट, इनसैट 3DS 2024 में आया था। ये बिल्कुल याद करना है। हम आपको वो भी चीज़ बता रहे हैं जो मल्टीपल ऑप्शन हो जाए। ठीक है, उसको तैयार कर रहे हैं। आप देखोगे ना तो हम आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी 30 पेज के आसपास बताएं, जो मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ साथ हर 10 दिन 15 दिन पे हम आपको एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हम आपको रेगुलर करंट अफेयर्स कराए हैं जनवरी टू अगस्त सितंबर, उनमें भी आपको दिखेगा कि हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी करवाएं। ठीक है, तो अदर से करवाने के पीछे ये कारण है कि किसी का इन्वायरमेंट इकोलॉजी अच्छा नहीं है तो वो इस पे फोकस ज़्यादा करेगा, इसलिए अलग से लेक्चर बना रहे, इसलिए साइंस एंड टेक का अलग से लेक्चर बना रहे। वहाँ तो हम पढ़ा ही रहे, यहाँ थोड़ा और वे में पढ़ा रहे और ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, सो डैट कि उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। ठीक है, अब देखो कुछ मोबाइल ऐप को अगर हम देख ले, कुछ मोबाइल ऐप को हम लोग देख ले, तो मौसम ऐप जो है ना वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए ऊपर ही पढ़े थे। मेघदूत जो है ना एग्रोमेट है, मतलब एग्रीकल्चर का मेट दोस्त है,
फॉर एडविजरी डिसेमिनेशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है दामिनी जो है ना लाइटनिंग अलर्ट है, दामिनी से हम लोग लाइटनिंग अलर्ट कहीं पे होने वाला उसको पता करते हैं कैसे नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एरोबायोलॉजी और बायो एरोसल। एरोसल क्या करता है ना, अगर आसमान में एरोसल ज़्यादा हो गया तो मौसम ठंडा कर देता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप इस बात को समझो, जो ये हमारा इन्वायरमेंट है, अगर जो इनकमिंग सोलर वेव है ना उसको हम लोग शॉर्ट वेव बोलते हैं। जो इनकमिंग सोलर का जो लाइट आ रहा है ना वो इनकमिंग सोलर वेव, उसको हम लोग शॉर्ट वेव बोलते हैं। जो अर्थ से टकराने के बाद जो जाता है उसको लॉन्ग वेव बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव बोलते हैं। एरोसेल क्या करता है, मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट वेव है ना उसको आसमान में रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देता है, तो हमारा एनवायरमेंट कूल रहता है। लेकिन एरोसल बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो हमारे धरती पर अगर अच्छे से लाइट नहीं पहुंचेगा तो पेड़ पौधे के लिए दिक्कत हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा वेव जो है ना शॉर्ट वेव है, कौन सा लॉन्ग वेव है। जो इनकमिंग रे है ना सोलर लाइट का वो शॉर्ट वेव है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द एयरबॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल। तो मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द एयरबॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग एरोबायोलॉजी बोलते हैं और बायो एरोसल बोलते हैं। ठीक है, ऑन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट हेल्थ। तो इस बात को समझो, ये टर्म आपको डेफिनेशन में दे देगा, आपसे पूछ सकता है। इसी को हम लोग बायो एरोसल भी बोलते हैं। चेंजेज इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावरिंग। तो बायो एरोसल के कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में चेंजेज आ रहा है, प्लांट फ्लावरिंग में चेंज हो रहा है पैटर्न में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेंसिटिविटी, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। आप देखोगे बायो एरोसल में क्या आता है, तो एरोसल जो बायो वाला हो, बायो मतलब जो नेचुरल जैसा हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगल स्पोर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, वायरसेज हो गया, ये सब क्या बायो एरोसल है। एरोसल तो और भी होते हैं, जो और भी होते हैं, लेकिन ये बायो एरोसल है, मतलब जो ये बायोलॉजिकली इनके अंदर है। जैसे पोलन ग्रेन क्या होता है, इससे प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, तो बायोलॉजी वाला ये चीज़ है ना, उसमें भी ये एरोसॉल भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब टील कार्बन, टील कार्बन से आपको क्या ही पता चलेगा एग्जाम में, तो पहले ये समझ जाओ कि इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी कैलोदिया नेशनल पार्क राजस्थान में ओपन किया गया। ये यूनेस्को साइट भी है, साथ ही साथ ये भी जान लो। अब देखो बहुत तरह के कार्बन होते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको जब हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाए थे वहाँ आपको डिफरेंट हाइड्रोजन बताए थे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में पूछ सकता है। अब आपको हम डिफरेंट कार्बन बता रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है इसी साल, क्योंकि वो न्यूज में है इसलिए आपको भी पढ़ा रहे। तो यूपीएससी पूछ रहा है तो बीपीएससी को कौन मना कर रहा है पूछने के लिए, पूछ ही सकता है। देखो टील कार्बन जो है ना रेफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन द नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड। जो भी वेटलैंड में जमा होगा ना, वेटलैंड में, और नॉन टाइडल होगा। टाइडल क्या होता है, जो समुद्र में जो लहर उठती है वो टाइडल होता है। नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड टर्म्स याद रखना, ये की टर्म्स है, इससे तुम टील कार्बन को याद रखना। ठीक है, पर्पल कार्बन क्या होता है, जो भी एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्पल कार्बन। ठीक है, ब्लू कार्बन किसको बोलेंगे, जो भी ओशियन से और सेडिमेंट से आए। ओशियन क्या है, ब्लू है ना, तो ब्लू कार्बन। ठीक है, ग्रीन क्या होगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्लांट ही तो ग्रीन होगा। उसके बाद ब्लैक कार्बन क्या होगा, जो भी फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल वगैरह से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर सब्जी लेने भी जाना है 500 मीटर तो गाड़ी से चले जाते हैं, उससे जो निकल रहा है ना वो ब्लैक कार्बन निकल रहा है। ठीक है, ग्रे कार्बन किससे निकल रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशन से निकल रहा है। उसके साथ साथ ब्राउन किससे निकल रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नॉट इनऑर्गेनिक मैटर। कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है उसके कारण जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ब्राउन कार्बन। रेड कार्बन किसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल पार्टिकल ऑन स्नो एंड आइस रिड्यूस अल्बिडो। जो भी बायोलॉजिकल पार्टिकल है जो स्नो के ऊपर रहता है और आइस के ऊपर, और जो अल्बिडो को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस मतलब अल्बिडो मतलब होता है जो हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब स्कीम्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये इंप्लीमेंट हुआ 2024-25 से 2031-32 के लिए। और ये इसके अंदर क्या बोला है, क्या जो भी 25 मेगावाट से बड़ा होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज देगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक समझ गए। ठीक है, 25 मेगावाट से ऊपर हम जो भी बनाएंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, ये स्कीम है। मेनली आपसे पूछेगा कब से कब तक के लिए इंप्लीमेंटेशन हुआ, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इंडिया जर्मनी इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड। आपको ऐसे ही पूछ देगा, रिसेंटली विन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिटवीन इंडिया
हैज़ बीन साइन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंडिया, जर्मनी, ठीक है। तो 4th ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो जो वन, इसको री इन्वेस्ट बोलते हैं। री इन्वेस्ट का फुल फॉर्म ध्यान पे रख लो, री इन्वेस्ट का फुल फॉर्म ऊपर लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, MNRE, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लिख लो, ठीक है। इंडिया क्या बोला है इसके अंदर कि 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल जो फॉसिल न हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो, फ्यूल हम यूज़ करेंगे 2035 तक, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, ठीक है, CTM। ये क्या है? मिनरल नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्ट, प्रोवाइड, डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल होगा वो क्या क्या होगा? जो भी आपका रेयर अर्थ मेटल होगा, एलिमेंट्स होगा, कॉपर होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, लिथियम होगा, ग्रेफाइट होगा, कैडमियम होगा, सेलेनियम होगा, ये सब क्या है? आपका क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल है, CTEM है, ठीक है। ये ध्यान पे रखना है, क्रिटिकल एनर्जी मिनरल है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड फॉर CTEM एक्सपेक्टेड टू बी ट्रिपल बाय 2030 फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ाने के लिए हमें ये ट्रिपल हो जाएगा इसका डिमांड 2030 तक, ये ऐसा बोला गया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रिपल कब हो जाएगा? 2025 दे देगा, 30 दे देगा, 35 दे देगा, 40 दे देगा। उसके साथ साथ कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स है? तो रेयर अर्थ मेटल जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्प करता है, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कैडमियम, सिल्मियम, ये याद कर लो, डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम में। इंटरनेशनल रेनो फाउंडेशन रिलीजेज स्टेट ऑफ द रेनो रिपोर्ट, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टेट ऑफ द रेनो रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आपको पता होना चाहिए, IRF निकालता है, इंटरनेशनल रेनो फाउंडेशन निकालता है। देखो, रेनो के 5 स्पेसीज है, अच्छे से समझो, इससे क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 अफ्रीकन है, 3 इंडियन है। इंडियन में कौन कौन है? इंडियन रेनो, सुमात्रा और जवान, ठीक है। 2 अफ्रीकन में कौन कौन सा है? वाइट और ब्लैक है। अब समझो, जो इंडियन रेनो है और जो जवान है, इसका सिर्फ एक ही हॉर्न है, हॉर्न मतलब सिंग, ठीक है। अब बात समझो, जो भी आपका इंडियन रेनो और जवान है उसके पास एक ही हॉर्न है, मैं लिख देता हूँ, इंडियन रेनो और जवान के पास एक ही हॉर्न है, ठीक है, एक ही हॉर्न है, बिल्कुल याद कर लो। उसके साथ साथ जो अफ्रीकन है, ये दोनों, इंडियन रेनो और जवान, ये दोनों इंडियन का पार्ट है, लेकिन वाइट और ब्लैक, वाइट, ब्लैक और इंडियन का जो सुमात्रा है, ये तीनों के पास 2 हॉर्न है, ठीक है, 2 हॉर्न है। उसके साथ साथ आप देखोगे, ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि अफ्रीकन जो है ना वो पुअर स्विमर में अच्छे से तैर नहीं पाता, लेकिन इंडियन वाला जो है ना वो गुड स्विमर है, ठीक है। उसके साथ जो वाइट वाला है ना वो नियर थेटन है, साथ ही साथ वाइट वाला का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है वाइट वाला। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन रेनो कौन है? इंडियन रेनो सबसे लार्जेस्ट है। अब देखो, सबका अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो वाइट वाला एंटी है, मतलब नियर थ्रेटन है। जो अपना ब्लैक वाला है वो क्या? क्रिटिकल इंडेंजर है। जो सुमात्रा है वो अपना क्या? क्रिटिकल इंडेंजर है। जो इंडियन वाला है वो क्या? वल्नरेबल है। जो जवान है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर है। ये सब याद रखना कौन कौन सा इंडेंजर है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीकन वाला तो ग्रास लैंड, सवाना, सब लैंड, डेजर्ट, वहाँ पे तो यही है ना अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में और सवानाज में पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान पे रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, IDWH सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ये सपोर्ट प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रिटिकल कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्यों बनाया गया? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ये इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, इन सबका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया भी हम कर सके। प्रोटेक्टेड एरिया का आउटसाइड भी है, उसको भी हम प्रोटेक्शन कर सके। ये रिकवरी प्रोग्राम है, सो दैट कि जितने भी क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज है उनको क्या कर सके? रिकवर कर सके और उनके हैबिटेट को रिकवर कर सके। कहाँ से? जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया उनसे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ सब स्कीम है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया। अभी इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व है, उसके साथ 18 टाइगर रेंज कंट्री है
और 18 टाइगर रेंज स्टेट है इंडिया के अंदर, ये ध्यान पर। तो टोटल जितने स्टेट है उसमें 18 स्टेट जो टाइगर रेंज स्टेट है, ये भी पूछ सकता है। 52 टाइगर रिजर्व में 52 कौन सा है, 53 कौन सा है, 54 कौन सा है, 55 कौन सा है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट चीता जो है वो है किसके अंदर, सब स्कीम है IDWS के अंदर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट लायन हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। अब रिसेंटली क्या हुआ 2023-24 में, एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट एक साथ हो गया, ठीक है। अल्टाकामा सॉल्ट फ्लैट, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अल्टाकामा सॉल्ट है का, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे, तो चिली में अटाकामा डेजर्ट। और इस यहाँ पे क्या हुआ ना, सिंकिंग ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, जो चिली का जो ये अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है वो लिथियम के एक्सट्रैक्शन के कारण डूब रहा है। क्यों वहाँ पे, तो देखो आपको अगर पता होगा, बार बार मैंने ये बता दिया है कि लिथियम ट्रायंगल में ABC बनता है। ABC मतलब अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली। यहाँ पे क्या बनता है, एक लिथियम ट्रायंगल बनता है, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अकिया, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी आर सेट टू होस्ट द एक्सरसाइज इन चेन्नई। तो एक्सरसाइज अकिया कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। कौन कौन कर रहा है, NDMA और साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। उसके साथ साथ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड फोस्टर स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन करना है, उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस करना है। वाटर स्पेनेज क्या होता है, फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है ना, ये इस पर रिसर्च करके क्या बताया है कि ये एक तो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक में मिलता है, उसके पास ये सेमी एक्वेटिक प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, इसके अंदर रिच फॉलिक एसिड होता है। देखो जिनको भी अनेमिया होता है ना, अनेमिया में दो कमी होता है, एक तो फॉलिक एसिड का कमी हो जाता है, दूसरे साथ साथ आयरन का कमी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन वीमेन जो है ना उसके अंदर अनेमिया का कमी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में उनका ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो अगर वो ये वाटर स्पिनेच खाएगी तो उनका जो भी फॉलिक एसिड है वो अच्छा होने लगेगा, वो अनेमिया से रिकवर होने लगी। उनके साथ साथ फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेटा कैरोटीन होता है, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके साथ साथ कैल्शियम होता है, विटामिन E और C होता है, इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, तो बिल्कुल खाना चाहिए इसको। ये हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब डिफ्लेक्ट में, जो अनबॉर्न चाइल्ड के अंदर होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है। उसके साथ साथ रिच इन आयरन भी है। देखो हमने क्या बोला कि जो अनेमिया 2 की कमी के कारण होता है, फॉलिक एसिड आयरन खाना, इसके अंदर दोनों चीज़ है, तो अब ऑब्वियस सी बात है खाना चाहिए, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर एनीमिया लिखा हुआ भी है। पोटेंशियल एज ए प्यूरीफायर ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो भी पानी में चीज़ें हैबिटेट है उसको ये प्यूरीफाई भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फायरेंची डेसिपेन, ये रिकवर्ड फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फ्रॉम असम। ये असम से फर्स्ट टाइम रिकवर किया गया। जनरली ये मलेशिया और इंडोनेशिया में फाउंड होता है, जावा और सुमात्रा के रीजन में फाउंड होता है। इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और मलेशिया में फाउंड होता है, लेकिन असम में भी ये मिला। ये स्पेसीज है, इसको हम बर्ड डंक भी बोलते हैं और बर्ड ड्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक रैप स्पाइडर है, ये क्रैप स्पाइडर है, अट्रैक्ट करता है और एम्ब्यूज करता है प्रे को। प्रे दो चीज़ होता है, एक होता है प्रे, ठीक है, एक होता है प्रीडेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अगर कोई किसी को खा रहा है, मतलब अगर मान लो हम आदमी हैं, हम ह्यूमन है और हम लोग चिकन को खा रहे हैं, तो चिकन प्रे हो गया, ये आदमी प्रीडेटर हो गया। प्रे मतलब क्या होगा, हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रे करा भाई हमको मत खाओ, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, प्रीडेटर मतलब जो खाएगा, प्रे मतलब जिसको खाना है, ठीक है। और ये क्या करता है, अवॉइड करता है नोटिस ऑफ प्रीडेटर को। तो इसका ये काम है, किसका, इस स्पेसीज का, तो थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है, ये देखो कैसा दिख रहा है, ये क्या है, भालू है। कौन सा, वाटर बियर्स है, ठीक है। इसका नाम क्या है, टर्डीग्रेड्स नाम है, इसको मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना, ये टाइनी 8 लेग एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। उसके साथ ये फाउंड कहाँ होता है, ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट ऑन अर्थ, ठीक है। ये इसके पास छोटे छोटे 8 पैर हैं, ठीक है, और एक्वाटिक एनिमल है, ध्यान पे रखना। ये ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट ऑन द अर्थ में पाया जाता है। ये कंप्राइजेज होता है हेटेरोडिग्रेडा और यूटेरा डिग्रेडा, ये कंप्राइजेज वगैरह मत याद करना, नहीं पूछेगा, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग द मेटाबॉलिज्म, इसके पास एक बहुत बड़ा सक्षम होता है कि मेटाबॉलिज्म को खुद रख लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना। लास्ट है नॉट द लीस्ट CDIR। CDRI क्या है, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस एजेंसी। ये क्या कौन निकाला था, ये आपको UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में इंडिया ने निकाला, ठीक है। तो CDRI का आप फुल फॉर्म भी लिख ही लो, सो डैट कि क्लाइमेट एंड डिजास्टर बता ही दिया था, क्लाइमेट एंड डिजास्टर, ठीक है, रेजिलियंस, ठीक है, इनिशिएटिव।
ये इनिशिएटिव किसका है? इंडिया गवर्नमेंट का है। कहाँ पे इंडिया ने इसको स्टार्ट करवाया था? यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में जो हुआ था उसमें स्टार्ट किया था, इसलिए इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया है। 40 कंट्री और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है। CDR है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशन है, UN एजेंसी इसके अंदर है, मल्टी डेवलपमेंट बैंक भी इसके अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू ए क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, डिजास्टर रेजिलेंट हो, मतलब डिजास्टर रिस्क को भी और क्लाइमेट को भी छह सके। मतलब ऐसा अर्थक्वेक आता है, क्या होता है कि घर गिर जाता है, तो ऐसा हो इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो क्लाइमेट रेजिलेंस भी हो, मतलब क्लाइमेट को भी बर्दाश्त कर सके और उसके साथ साथ डिजास्टर रिस्क को भी इंश्योर कर सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट कौन सा निकालता है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही निकालेगा। पूछ सकता है CDR रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा ऑप्शन में, मेडिकल दे देगा। तो ध्यान पे रखना, जो पढ़ रहे हो थोड़ा हॉलिस्टिक वे में पढ़ो। आई होप मुझे बताना ये साइंस आपको कैसा लग रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बताना, सो डैट कि अगर हम जो भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसमें तो हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के चीज़ें टर्म्स डाल ही रहे हैं। जैसे मान लो ये जो टर्म्स है आपको आने वाले लेक्चर्स में दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इसको और भी अलग से जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, और किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।